अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम। यानी मैट्रिक का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है और उस इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए कैसे यूज किया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसको पढ़ने से पहले हम पिछले जो लेक्चर था उसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, उसको कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। और उसमें हमने 2x2 में देखा था कि जब उसमें डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाए तो डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट्स को, और आप डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान एक फार्मूले का माइनस लगाते हैं और सॉल्व करने के बाद आपको एक कांस्टेंट आंसर मिल जाता है। और जो 3x3 सिस्टम था उसको हम किसी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दी मोस्ट इजी कि आप पहली रो से उसे सॉल्व करें। और उसको सॉल्व करते हुए आप पहला एलिमेंट देखते हैं और उस रो और कॉलम को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनसे डिटर्मिनेंट बन जाता है 2x2 का। फिर आगे माइनस के साइन के साथ पहली रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट लिखते हैं और फिर उस पहली रो दूसरे कॉलम को छोड़ते हैं तो फिर 4 एलिमेंट से एक डिटर्मिनेंट बनता है, फिर उससे सॉल्व करते हैं, फिर उससे आगे। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं इनको जब हम करते हैं तो हमारे पास वो सॉल्यूशन हमारे सामने आ जाता है डिटर्मिनेंट का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे जो चीज़ है दैट इज़ क्रैमर रूल। हमने पढ़ा था कि क्रैमर रूल क्या चीज़ होती है। क्रैमर रूल वो मेथड था जिसके तहत आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो है वो आंसर आप फाइंड करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या था कि हम सबसे पहले गिवन सिस्टम को उस फॉर्म में लिखते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में, और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अगर वो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं है तो हम आगे चलते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन वहीं स्टॉप हो जाता है। वो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि पहले कॉलम को बदल देते हैं मैट्रिक्स के, जो राइट साइड पे इक्वल टू के बाद कॉलम वेक्टर बनता है उससे, और फिर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसे dx बोल देते हैं। और फिर हम दूसरे कॉलम को बदल के डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो dy बोलते हैं। तो dy ओवर d करते हैं तो x का आंसर आ जाता है, y का आंसर आ जाता है, और dx ओवर d करते हैं तो x का आंसर आ जाता है। तो ये चीज़ें हमने क्रैमर रूल में पढ़ी थी। फिर हमने 3x3 का क्वेश्चन भी इसमें किया था और उस क्वेश्चन में जो है वो d 0 आ गया था, जिसकी वजह से वो आगे क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया था। तो ये हमारा पिछले लेक्चर का जो भी ओवरव्यू था ये हमने किया। अब हम देखते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ना है। इस लेक्चर में हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को देखना है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है। जाहिर है 2x2 सिस्टम भी होगा और 3x3 सिस्टम भी होगा। फिर उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम है, जिसकी हमने पहले क्रैमर रूल से भी सॉल्व किया, गाशियन एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया, तो आज हम उसको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या चीज़ें आ रही हैं जी। उसके लिए अब हम आते हैं आगे कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है ना वो कोई एक सिंगल नंबर नहीं होता, ठीक है। जबकि एक आम जब आप एक नंबर लेते हैं, जैसे ये 8 एक नंबर है, ठीक है, तो जब आप इसका इन्वर्स की बात करते हैं तो ये सिंपल इसका रेसिप्रोकल होता है कि आप 8 है तो 1/8 कर दें या 1/8 है तो 8 कर दें, ठीक है। तो नंबर में तो ये इस तरह इन्वर्स होता है, बट इट डजंट मीन कि अगर एक मैट्रिक्स ए है तो आप कहें जी इसका इन्वर्स 1/1 है, लिख दें। नो, एक मैट्रिक्स है जैसे उसमें 2 3 4 5 है, ठीक है, और ये कहा जाए कि इसका इन्वर्स फाइंड करें, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं इसके हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल ले लूँ, ठीक है। मतलब 1/2 कह दूँ, 3/5 कह दूँ, 4/5, तो ये नो, दिस इज नॉट द वे। ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता मैट्रिक्स में, ठीक है। हाँ, इसके लिखने का वही है कि जैसे 8 की पावर आप -1 लिखें, इसको यानी आप 8 की पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर a है तो उसके इन्वर्स को a की पावर -1 आप लिख सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि उसके एलिमेंट्स को ही हम रेसिप्रोकल करके हम कहें ये इसका इन्वर्स बन गया, ठीक। सो व्हाई नॉट 1/8, बिकॉज वी डोंट डिवाइड बाय द मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं करते होते, ठीक है, कि हम कहें जी कि एक मैट्रिक्स है तो उसको अपने आप से या यूं करके मैं लिख दूं एक 1/, ये पूरा मैट्रिक्स, तो नो, ये तरीका नहीं है। इसको अपने एक प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया जाता है, ठीक है।
अब ये होता है कि जब भी हम किसी नंबर को अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब 1 आता है। मसलन अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आंसर क्या आएगा, इसका जब पावर 1 है तो ये -1 + 1 ऐड होकर 8 की पावर 0, यानी कि आंसर आपके पास 1 आएगा। इस तरह जब आप मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर 1 नहीं आता, बल्कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स होता है। ठीक है, नंबर के रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई करें तो 1 जवाब आता है। ठीक है जी, तो जब हम नंबर के रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब जो है वो 1 आता है, लेकिन जब हम मैट्रिक्स के उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो जवाब है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो अब हम देखते हैं कि इनवर्स ऑफ वो लिखा है कि नोट इनवर्स ऑफ नंबर एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हैव आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। दोनों की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज होती हैं दोनों की। यही जैसे मैं ऊपर अर्ज कर रहा था कि अगर दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है कि ये इनका आंसर 1 है, लेकिन जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स आता है जी। तो उसके बाद ये द इनवर्स ऑफ ए इज इनवर्स ओनली व्हेन, कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने। ठीक, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो ए डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल ना हो। अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने क्रैमर्स रूल में देखा कि नीचे अगर वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो उसकी वजह से नीचे जो आंसर है वो 0 पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और 0 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर अनडिफाइन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो 2x2 मैट्रिक्स है उसका फार्मूला क्या होगा, इन जनरल क्या होगा। एक जनरल फार्मूला है कि जब आप किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना चाहें तो उसका फार्मूला ये होता है कि आप उसका एडजॉइंट ए निकालें। एडजॉइंट ए निकालने के बाद उसको आप उसके डिटर्मिनेंट में डिवाइड कर दें, बस बशर्त यह कि वो डिटर्मिनेंट 0 ना हो। अगर वो 0 हुआ, ठीक है, यानी ये टर्म नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये मुमकिन है। उसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट तो वैसे ही निकलेगा ए डी माइनस बी सी, जैसे आप यूज़ करते थे। बाकी ये वो क्या चीज़ें हैं वो जो आप कोफैक्टर्स का वो निकालते थे। तो एडजॉइंट है क्या है कि इनके प्लेसेस को चेंज कर दें, इनके साइन को चेंज कर दें, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ। सो 2x2 इट्स वेरी सिंपल। ये मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एग्जांपल है 4, 7, 2 और 6। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम इसका एक अलग डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ठीक है, और वो डिटर्मिनेंट क्या है, वो डिटर्मिनेंट आप देखें कि ये नीचे डिटर्मिनेंट असल में सॉल्व हुआ है। इसको हमें यूँ अलग लिखना चाहिए कि ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इस तरह 4, 7, 2, 6। ये जब डिटर्मिनेंट आज ये सॉल्व किया तो ये बन गया 10, और हमने लिखा ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम आगे चल सकते हैं। जब हम आगे गए तो हमने क्या लिखना था, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए में क्या है, ये डायगोनल के प्लेसेस चेंज हुए, हाफ डायगोनल के साइन चेंज हुए। तो ये करने के बाद ये 1/10 बाहर आ गया। 1/10 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये अंदर हर एक से 1/10 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सब के नीचे इनफैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने के बाद आपके पास ए इनवर्स का आंसर जो है वो ये वाला आंसर आपके पास ए इनवर्स का आ जाएगा। और अब हम ये नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास ए और इंटू ए इनवर्स जो है वो आई बन रहा है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके सामने आ रहा है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, देखिए 1 0 0 1 बन रहा है। ठीक है जनाब। हाँ, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है 3x3 मैट्रिक्स। जब आप इसको करते हैं तो फार्मूला मेन तो फार्मूला वही होता है। ठीक है, सो एडजॉइंट ए जो है वो असल में 1/a डिटर्मिनेंट आएगा और साथ एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट तो वैसे ही जैसे हम 3x3 का निकालते हैं, और एडजॉइंट ए आपको पता है कि जो को फैक्टर्स होते हैं उनका ट्रांसपोज में तो एडजॉइंट ए बनता है। तो को फैक्टर्स का मैट्रिक्स क्या था, A11 डिटर्मिनेंट A12 A13 फिर A21 A22 A23 इस फॉर्म में था। लेकिन अगर हम इसको कॉलम्स की फॉर्म में लिखेंगे तो असल में हम को फैक्टर्स का डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज ले रहे होंगे, तो वो एडजॉइंट ए हमारे पास आ जाएगा। तो इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सारी आपने पहले से पढ़ी हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, और उसके बाद इसका जो को फैक्टर्स हैं वो लेके उसका ट्रांसपोज कैसे लेना है।
ये सारे वो अंदर के इसके एलिमेंट्स हैं जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखे थे। ठीक है, अब उसके बाद आता है जी कि हमने जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हमने मैट्रिक्स की मदद से कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए ये होगा कि पहले हमारे पास एक सिस्टम होगा इस तरह, ये जैसे 3 इक्वेशंस हैं जिनमें x, y, z, x1, x2, x3 जो भी वेरिएबल्स हों, उसे सबसे पहले हम उसी तरह मैट्रिक्स की फॉर्म लिखेंगे जैसे हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में भी लिखा था, ये जैसे हम उसको मैट्रिक्स इक्वेशन से मैट्रिक्स की फॉर्म बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 मैट्रिक्स आ गए, एक a हो गया, एक x हो गया और आगे b हो गया। x जो मैट्रिक्स है उसमें हमारे वेरिएबल्स हैं और बाकी जो ये a और b ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब x इक्वल टू b लिखे तो अगर हम इसको a को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये पूरा इन्वर्स बनता है। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू a इन्वर्स b, ये हमारा मेन टारगेट है जिसे हमने अचीव करना है। अब x क्या है, असल में x जो है x, y, z की वैल्यूज़ हैं। तो ये तब आएंगी जब पहले हम a का इन्वर्स फाइंड करेंगे और साथ b से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो b तो ये मौजूद है 6 - 4 और 27। असल चीज़ है कि a का इन्वर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का। तो ये a इन्वर्स बिल्कुल जैसे अभी पीछे आपने एक इन्वर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, उसी तरह 3 का ये जो इन्वर्स है वो उसी तरीके से हम निकालेंगे कि हमें इसका जब हमने पूरा सॉल्व करना है वो आगे क्वेश्चन भी आप देखेंगे। फर्स्ट करें हमने जब a डिटर्मिनेंट निकाला वो -21 निकला और एडजॉइंट a वो सारा ये पॉइंट निकला। ठीक है, अब हमने क्या करना है, a इन्वर्स को हमने यहाँ पे पुट करना है, a इन्वर्स को, यानी ये पूरी चीज़ जब यहाँ पुट होगी तो साथ b आएगी। तो ये आप देखें इस पूरी चीज़ को हमने यहाँ पे पहले पुट किया, ये सारा a इन्वर्स की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है जो वो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स था। तो हमने आसानी के लिए क्या किया कि पहले ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लें, बजाय ये कि हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें और फ्रैक्शन में बात जाए और मुश्किल हो जाए। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कॉलम वेक्टर आ गया, कॉलम मैट्रिक्स कहने हैं जो। अब हर एक के नीचे ना -1/21 से मल्टीप्लाई करना है हर एक को, तो वो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा और कैंसिल आउट करने से 5, 3 और -2, ये 5 जो आंसर है ये x का है, 3 जो है ये y का है और -2 जो है वो z का आंसर है। इस तरह हमारे पास x, y, z के जो आंसर्स हैं वो 5, 3 और -2 हमारे सामने आ जाएंगे। तो ये एक इसका लेक्चर का ओवरव्यू था जो हमने अभी करना था और इससे रिलेटेड जो फर्दर आपकी कोई डिटेल्स हैं तो वो आप पेज नंबर 381 से 389 बुक में जाके पढ़ सकते हैं। जी, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं कि वो एक्सरसाइज में क्या रहा है, डिटरमाइन द इनवर्स इफ एग्जिस्ट फॉर द मैट्रिक्स ऑफ एक्सरसाइज 1 से 22। कह रहे हैं कि इनवर्स फाइंड करें अगर एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल है, इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब ए डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे पास ये 2+2 का क्वेश्चन पहले भी ऊपर सॉल्व हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपको गिवन मैट्रिक्स है, ये आपने ए इनवर्स का फार्मूला लगाया। अब इस ए इनवर्स के फार्मूले में 2 चीज़ें चाहिए, ए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की नौबत तब आएगी जब पहले ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, यानी जीरो के अलावा आंसर आएगा। आपने यहाँ ए का डिटर्मिनेंट 1, -1, 2, -3 लिखा, इसको जब आपने पूरा सॉल्व किया तो आपके पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर -1 आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब है ये आपके पास ए जो ए इज इक्वल टू 0 है वो आपके पास क्या हुआ, 0 नहीं आया, जिसकी वजह से अब इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको जब एडजॉइंट ए लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसके डायगोनल के प्लेसेस और ऑफ डायगोनल के साइंस चेंज करेंगे और ये चेंज करने के बाद आपने उसी तरीके से ये यहाँ पे एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए पुट कर दिया और ए डिटर्मिनेंट की जगह ए डिटर्मिनेंट पुट कर दिया। सो 1 और -1 किया तो ये -1 आ गया। जब इसको इनसे मल्टीप्लाई किया हमने, आपने इनको आपस में -1, तो ये साइन चेंज हुए तो ये आपके पास ए इनवर्स का आंसर आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 होता तो ये सिंगुलर होता। तो ये इनवर्स इसके आपके सामने इनवर्स निकल आया। इसी तरह अगर हम इस क्वेश्चन को लें, ठीक है, तो 4, 2, -2 और -1। अगर वैसे आप गौर से देखें तो अगर मैं दूसरी रो को -2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये पहली रो बन रही है। अगर पहली पूरी रो को मैं -2 से डिवाइड करूं तो ये दूसरी रो बन रही है। तो ये एक नज़र में पता चल जाएगा कि ये इसका इन्वर्स पॉसिबल है भी नहीं, है भी या नहीं।
इसको देखते हैं। उसी तरीके से इनवर्स का फार्मूला है। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जब आपने ए डिटर्मिनेंट निकाला तो आपके पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 0। जैसे ही 0 आया आपने कहा जी कि चूंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, ये पूरा उन्हीं लाइंस पे है कि इसका ए डिटर्मिनेंट -2 आ गया है, ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर होने की वजह से इसका ये जो क्या कहते हैं ये एडजॉइंट है वो ये है, और इसको जब हमने इसमें पुट किया हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर ये आ गया। -1/2 अंदर मल्टीप्लाई हमने किया तो ये हमारे पास आंसर आया जी। उसके बाद हम आते हैं 3x3 का मैट्रिक्स है, उसे हम देखते हैं। फार्मूला उसी तरह वही है 3x3 मैट्रिक्स का। ठीक है, 1 और ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट है। अब सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकाला उसी अंदाज से जैसे हम पिछले लेक्चर में पढ़ा कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको रो कॉलम को छोड़ें तो बाकी जो बचेगा उसका ये डिटर्मिनेंट। फिर 1 पे आए, इन दोनों को छोड़ें तो बाकी जो बचेगा। तो ये आपको मालूम है कि ये कैसे फाइंड करना है। तो ये डिटर्मिनेंट -5 आ गया। अब चूंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो नॉन सिंगुलर होने की वजह से इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब हमें दूसरी चीज़ चाहिए एडजॉइंट है, जो कि इसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कोफैक्टर्स, ये उसी तरीके से ये पूरे मैट्रिक्स है कोफैक्टर्स का। अब पहले हमें ये मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो जैसे आपने पिछले लेक्चर में देखा कि एक एग्जांपल से हमने पूरा ये कोफैक्टर फाइंड किया हुआ, आप उस लेक्चर को दोबारा देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तमाम एलिमेंट्स जब हमने पुट किए तो ये आपके पास आ गए कोफैक्टर्स। ठीक है, हर एलिमेंट अपनी अपनी जगह पे इसकी वैल्यू पुट की। कोफैक्टर है, आपने ट्रांसपोज लिया तो ये इसका एडजॉइंट ए आ गया। अब आपने क्या किया, इस एडजॉइंट ए को और ए इनवर्स को आपने वो जो स्माइली फार्मूला है ना ऊपर ये वाला जी, ये फार्मूला इसमें पुट किया। आप देख सकते हैं जब आपने इसमें पुट किया तो आपका यहाँ पे क्या है -1/5 या 1 और -5 और आगे ये एडजॉइंट है। अब आपने इनको इससे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर हर एलिमेंट से, तो ये डिवाइड होने के बाद जो साइन कैंसिल आउट हुए तो आपके पास ये इनवर्स का फार्मूला आ गया। ठीक है जनाब, इसी तरीके से ये एक और आपके पास क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर ये 5 3 5 2 4 1 0 -9 -15 -6 ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। अब आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 0 के बराबर। अब वो 0 के बराबर आ गया, ठीक है, पूरे स्टेप से, तो क्वेश्चन आगे खत्म हो गया। क्यों कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, और वजह वही है कि जब ये 0 यहाँ पुट करेंगे एडजॉइंट ए निकल भी आए, 0 पुट करेंगे तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा, तो जवाब नहीं आएगा। ठीक है जी, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि डिटरमिन द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 23 से 44 इफ पॉसिबल। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर मुमकिन है तो आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। तो मुमकिन से मुराद वही है कि अगर ए इनवर्स निकलेगा तभी मुमकिन होगा, और इनवर्स कब निकलेगा जब ए डिटर्मिनेंट निकल सकेगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 2, इनको हमने यूँ लिख लिया, वही मैट्रिक्स की फॉर्म में, इक्वेशन से मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा x = b। तो हमें जो चाहिए वो x = a इनवर्स b चाहिए। हमें इसमें एक a इनवर्स चाहिए और b पुट हो जाएगा। अब a इनवर्स जो है वो ये एक स्टार जो है ना, ये इक्वेशन मैंने इसे कह दिया। असल इक्वेशन हमारी ये स्माइली इक्वेशन है। अब सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट निकाला जो कि हमारे पास 2 निकला है, ठीक, जो कि हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जो आपको फाइल में लिखी उसमें ये करेक्ट हुए होंगे, जहाँ सिंगुलर है वो सिंगुलर लिख दूंगा, जहाँ नॉन सिंगुलर है ओके। सो ये नॉन सिंगुलर आ गया क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं है। आपने एडजॉइंट ए निकाला, प्लेसेस चेंज किए, साइन चेंज किए, उसके बाद आपने क्या किया, इसके अंदर जब वैल्यूज पुट की तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब यहाँ पे कुछ लोग करते हैं इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फ्रैक्शन में आ जाते हैं। जब फ्रैक्शन में आ जाएंगे तो आगे सॉल्व करने में थोड़ी दुश्वारी होती है, तो बेहतर है इसको मल्टीप्लाई न करें, जैसे बिल्कुल शुरू में भी आपको बताया है। तो अब आप x में जब पुट करेंगे तो ये a इनवर्स पुट हो रहा है, ये b पुट हो रहा है। अब पहले क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये रो कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, ये रो कॉलम से हुई, तो ये मैट्रिक्स आ गया। ये सॉल्व होके -2 और 2 आ गया। अब जब हर एक के नीचे 2 डिवाइड किया तो ये -1 आ गया 2 से कट के, और ये 2 से कट के 1 आ गया। तो यहाँ पे -1 और 1 आ गया। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो -1 और 1 है।
ठीक है। तो ये तभी मुमकिन हुआ है कि जब इसका ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया। अगर ये 0 आ जाता तो हम इसका सोल्यूशन ही ना निकाल सकते। ठीक है जी। अब हम आगे एक 3 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये इक्वेशन दी हुई है। उसी तरीके से आपने इक्वेशन से पहले मैट्रिक्स की फॉर्म लिखी, ये 3 इक्वेशन हैं, इनकी मदद से मैट्रिक्स की फॉर्म लिखी, और उसके बाद आपने Ax = B बन जाता है, क्योंकि ये A मैट्रिक्स है, ये X है, ये D है। तो आपका जो असल टारगेट फार्मूला है वो ये है, X = A इनवर्स B, और A इनवर्स का फार्मूला जो है वो स्टार इक्वेशन में है। तो सबसे पहले हमने ये इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालना है, जो हमारे पास -5 आ गया है, जिसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए आपके पास इसका ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसको आगे हम इसका इनवर्स पॉसिबल है। उसी तरीके से कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज जो है वो आपके पास होगा इसका एडजॉइंट है। ये असल में वही जो पीछे क्वेश्चन था उसी को यूज़ किया गया। ये तमाम स्टेप्स के बाद आपके पास ये देखें, ये एडजॉइंट आ गया, क्योंकि कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लिया। अब हमने इसको क्या किया, पहले स्टार इक्वेशन में पुट किया ताकि हमें ए इनवर्स की इक्वेशन मिल जाए। अब ए इनवर्स की ये जो वैल्यू आ गई है, अब हमने इसको पुट करना है स्माइली इक्वेशन में, जो हमारी असल इक्वेशन है। तो जब हमने इसमें इसको पुट किया, पुट करने के बाद पहले हमने इसको अंदर डिवाइड नहीं करना वरना फ्रैक्शंस बन जाएंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये मैट्रिक्स आया। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में एक कॉलम वेक्टर बन गया। हर एक के नीचे -15 को डिवाइड किया और कैंसल आउट करने के बाद आपके पास जो आंसर मिला वो मिला, आपके पास जो आंसर मिला वो 3, -2 और 1 मिला। तो ये यहाँ पे इसको जब हम लिखेंगे तो तीनों पॉइंट्स में हम इसको लिख सकते हैं। ये जो फाइल मिलेगी इसको करेक्ट हुआ होगा आपके पास। ठीक है जी। तो यहाँ तक आपने चीज़ें देख ली, बाकी क्वेश्चन सिमिलर मेथड से आप करेंगे। ठीक है। आज के लेक्चर में हमने एक तो इनवर्स फाइंड करना सीखा और फिर देखा कि उसकी मदद से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बहुत आसान है, पीछे की हुई चीज़ों से ही चीज़ें ये बनी हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लेंगे और लिमिट अप्रोच की मदद से हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, कामयाब करें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से लेक्चर सुने। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी इस टॉपिक के साथ कि कॉन्सेप्ट क्या है डेरिवेटिव्स का, और उसके बाद जो हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो लिमिट अप्रोच से कैसे फाइंड होंगे, उसका बेसिक थीम हम पढ़ेंगे। प्लीज़ ये अच्छे तरीके से लेक्चर कीजिएगा और इन क्वेश्चंस को खुद किया करें। जब तक आप अपने हाथों से ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे ये इन सफ़ों पे किए हुए रह जाएंगे और आपको कुछ समझ नहीं आएगी। ठीक है जी। अल्लाह ताला कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।